डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में उन्होंने साफ बताया कि स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड करता है तो वो पहली बार में खुद को खत्म नहीं करता है, वो 10 से 15 या 20 बार तक प्रयत्न करता है। ASER की रिपोर्ट के मुताबिक 83 भारतीय जो पढ़े लिखे हैं वो एम्प्लॉयबल भी नहीं है। ये हमारे जो राजनेता है वो बहुत बार कहते हैं कि जो हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। अगर इतना ही अच्छा है तो वो अपने बच्चों को बाहर की किसी कंट्री या बहुत कोई महंगे कॉलेजेस वगैरह में क्यों पढ़ाते हैं। देखिए भारत में हर एक घंटे के अंदर कोई एक स्टूडेंट है वो सुसाइड कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में 13,000 से भी ज्यादा स्टूडेंटों ने सुसाइड कर लिया था। एक तरफ हम स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन से भी कहीं ज्यादा हम इंजीनियर निकालते हैं, पर स्विट्जरलैंड है वो रिसर्च इनोवेशन के रूप में इंडिया से काफी आगे है। आजादी के बाद भारत ने शून्य नोबेल पुरस्कार विजेता दिए, बल्कि यही आंकड़ा यूएसए का देखें तो वहां पे 100 से भी ज्यादा में नोबेल पुरस्कार विजेता मिल जाएंगे। ASER की रिपोर्ट के मुताबिक 83 भारतीय जो पढ़े लिखे हैं वो एम्प्लॉयबल भी नहीं है। तो सवाल ये है कि हमारी इतनी बड़ी युवा आबादी, इतनी बड़ी वर्कफोर्स आखिर जा कहाँ रही है। देखिए जो प्रॉब्लम्स है ये आज की नहीं है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाना होगा। उस टाइम पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल करती थी, तो देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उनके सामने दो मेजर प्रॉब्लम्स थी। पहला कि भारतीयों के साथ कम्युनिकेट करना, यानी आपस में बातचीत करना। दूसरा कि उन्हें बड़े पैमाने पे मजदूरों की जरूरत थी, कि ऐसे मजदूर जो आए घंटों तक काम करें, वो भी बिना कुछ सवाल किए और जो ज्यादा क्रिएटिव बिना हो। तो ब्रिटिश थे, उनको मास स्केल पे मजदूरों की जरूरत थी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले हैं वो एक्ट लेके आते हैं, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। इसमें उन्हें क्या फायदा मिलता है कि ये जो उनके दोनों चैलेंजेस आ रहे थे सामने वो उन्हें फेस नहीं करने पड़ रहे थे। यानी इस एक्ट की वजह से जो लोग हैं वो इंग्लिश सीख रहे थे, तो उनसे जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो रहा था, उनसे बातचीत होने लगी थी इंडियन के साथ। इंडियंस को अब काम पे लिए जाने लगा था। अंग्रेजी तो इंडियंस जान ही गए थे और साथ में वो उन अंग्रेजों की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जरूरतें भी पूरी कर रहे थे। तो देखिए ये जो लेगेसी है ये उस टाइम पे तो चली ही, ये आज तक अभी भी चलती आ रही है, कुछ माइनर से चेंजेस के साथ। तो जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये अभी तक इसी चीज पे आधारित है। देखिए जो अंग्रेजी है ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, पर भारत के अंदर इसको एक लेके एक अलग ही क्लास है, कुछ एक अलग ही ओहदा दिया हुआ है। अगर आप भारतीय हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती तो लोग समझते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत खराब है, आपकी जो शिक्षा है वो बहुत नीचे स्तर की है। पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो मतलब सीधी सी बात है आपको हिंदी आती होगी या मराठी, बंगाली या कोई और लैंग्वेज आती होगी। पर इसको हमारे इंडिया के रूप में एक अलग चीज के रूप में देखा जाता है। रूस, चीन, फ्रांस इंग्लिश को लेके इतना ज्यादा कोई हाइप नहीं है जितनी इंडिया में है। लेकिन 2-3 साल पुरानी चीजें होती है उन्हें भी हम आउटडेटेड कह देते हैं। पर ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये इतनी पुरानी गलतियों के साथ भी कुछ माइनर से चेंजेस के साथ अभी तक हम इसको यूज करते आ रहे हैं बिना किसी शिकायत के। इस एजुकेशन सिस्टम में हम खुद को ढाल रहे हैं। देखिए हमारे सिस्टम की एक खास बात ये है कि ये रोट लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देती है, रटने पे ज्यादा ध्यान देती है। अगर आप रट के कोई एक सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स ले तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप संस्कृत में रट्टा मार के 95% ले आए तो मतलब क्या आपको सच में संस्कृत है वो 95% आती है? जाहिर सी बात है आपको बोलनी भी नहीं आती, पर रट्टा मारने की तरकीब से आप जो मार्क्स है वो 95% ले आए। इसी तरह हमारे सब्जेक्ट में जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वो कहाँ पे हमारे भविष्य में काम आता है ये टीचर्स को और प्रिंसिपल को भी नहीं पता होता। जैसे कि मैथ में हमें पढ़ाया जाता है A+B की होल स्क्वायर, अब वो रियल लाइफ में व्यवहारिक ज्ञान में कहाँ पे काम आई मेरे को तो नहीं पता और शायद तक टीचर और प्रिंसिपल को भी नहीं पता होगा। इसी तरह हिस्ट्री में जो बड़ी बड़ी किताबें हैं उनमें जो लिखा है वो हमारे रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है वो भी हमें नहीं पता। हमें क्या मतलब कि अकबर ने किस पीरियड से लेके किस टाइम पीरियड तक अपना है वो रूल किया था। और जो दिया जाता है वो ज्यादा मुगलों के बारे में या दिल्ली सल्तनत के बारे में दिया जाता है, जो पढ़ने लायक होना चाहिए यानी वीरता, त्याग, सम्मान, ये भी बहुत कम हमें मिलता है। और दूसरी बात, अगर हमें किसी चीज की जानकारी चाहिए तो आज हम गूगल कर सकते हैं और गूगल पे सेकंडों के अंदर हमें वो सारी डिटेल है वो समराइज मिल जाती है।
इसी तरह बहुत सारी एआई टूल्स भी आ गई हैं, जेमिनी, परप्लेक्सिटी या फिर चैट जीपीटी देंगे। तो उनपे अगर हम कोई भी चीज का डाटा दे तो वो हमें बहुत सरल तरीके से समझा सकते हैं। तो हमें इतनी बड़ी बड़ी किताबें रटना क्या मतलब बनता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक और बड़ी गलती है वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच। प्रत्येक स्टूडेंट की उनकी स्किल्स है उनको ना देके उनको एक ही तरह के करिकुलम के आधार पे पढ़ाया जाता है। क्रिएटिविटी और उनके स्किल्स का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। मतलब कि आप शेर, मछली, हाथी, घोड़ा सभी को एक ही चीज कह रहे हो कि पेड़ पे चढ़ जाओ। अब जो चढ़ गए वो तो ठीक है, पर जो नहीं चढ़ पाए उनको ऐसा ही लगेगा कि वो अपनी लाइफ में सबसे बड़े फेलियर है। अगर हम पुरानी भारतीय शिक्षा की बात करें तो द्रोणाचार्य जी ने भी पांडवों को अलग अलग उनके स्किल्स के आधार पे शिक्षा दी थी। अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है अभी। मतलब सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि साइंस है तो वो बेस्ट है, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट। अब जिसके पास आर्ट है उसको सबसे नीचे स्तर का माना जाता है। अब जिसके पास साइंस है उसको दो चीजें करवाई जाती है, या तो इंजीनियर या डॉक्टर। अब उनको इंजीनियरिंग या डॉक्टरिंग करने के लिए जिस इंस्टीट्यूट, जिन कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है वहां पे उनको जब एडमिशन दिया जाता है और वहां की जो रूल्स है, चाहे उनका कितना भी खर्चा हो, वो हमें उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारे डॉक्टर और इंजीनियर बनने की जो तैयारी है ये हमारी बचपन से ही हो जाती है। जब हमारे माता पिता या हमारी भाई बहन और रिश्तेदार हमें बताते हैं कि जब आप डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे तो ही आपको लाइफ में सक्सेस माना जाएगा। अब स्टूडेंट है उनपे इस चीज का प्रेशर आता है और वो उस दौड़ में लग जाते हैं, जिस दौड़ में क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स है उसको साइड पे रख दिया जाता है और सिर्फ नंबर पाना ही पॉइंट बन जाता है। और जब जिस चीज में आपकी रुचि नहीं है वो आप जबरदस्ती करते हो तो उसमें जाहिर सी बात है इतने सारा कंपटीशन होता है तो आप फेलियर भी होते हो। आप टेस्ट के अंदर फेल हो गए या आप उस प्रेशर को भी झेल नहीं पाए तो जो आपका सपना है, जो आपके परिवार की उम्मीदें है वो वहीं पे टूट जाती है। और जब ये सपने और ये उम्मीदें टूटती है तो इनका नतीजा वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार जो हमारे स्टूडेंट्स की आत्महत्या करने की दर है वो पिछले एक दशक में 64% तक बढ़ चुकी है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान में कोटा शहर, जिसे भारत की कोचिंग राजधानी भी कहा जाता है, अब यहाँ पे बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियरिंग बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा कंपटीशन होता है, इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि बच्चा वो मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों चीजों से टूट जाता है। तो जब बच्चा मानसिक रूप से टूट जाता है और इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन सुसाइड करने के पीछे कोई एक रीजन नहीं होता, बल्कि कई रीजन मिलके डेडली कॉकटेल बनाते हैं, जिसमें कि एकेडमिक प्रेशर यानी अच्छे नंबर लेके हो, फैमिली प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर हो गया, जिसमें अगर आपको नंबर कम है तो आपका परिवार है वो आपको भला बुरा कहेगा, या सोसाइटी है उसकी नजरों में आप नीचे गिर जाएंगे। आपकी मेंटल हेल्थ भी इसमें काफी रोल करती है। और अगर आपका इंस्टीट्यूट है आपके नंबर कम आ रहे तो वो आपके साथ कैसा बर्ताव कर रहा है, ये सब चीजें मिलके आपको मजबूर कर देती है। WHO की एक रिपोर्ट में उन्होंने साफ बताया कि स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जो सुसाइड करता है तो पहली बार में खुद को खत्म नहीं करता है, वो 10 से 15 या 20 बार तक प्रयत्न करता है। अब वो 15-20 बार प्रयत्न करता है उसके बाद वो सुसाइड करता है। तो जो इतने प्रयत्न किए उसने, अगर यही प्रयत्न वो अपनी लाइफ को सुधारने में या खुद को और ज्यादा डेवलप करने में या इस रटी रटाई चीजों को छोड़ के अपनी स्किल्स पे काम करने में अगर वो यूज करे तो शायद वो एक बेहतर जिंदगी जी पाए। हमारा एजुकेशन सिस्टम या जो हमारी सोसाइटी है वो एक स्टूडेंट को या एक बच्चे को ये चीज सिखाई नहीं पाती कि अगर आप किसी चीज में असफल हो गए तो असफल होने के बाद आपको कैसे डील करनी है। आपके पास अगर कोई लाइफ में ऐसे इश्यूज आते हैं तब आपको उन्हें कैसे फेस करना है, ये चीजें सिखाई ही नहीं जाती। जो स्टूडेंट इन चीजों को रट रटा के एग्जाम पास कर देते हैं और जॉब लग जाते हैं, उनकी लाइफ में काफी सक्सेसफुल मान लिया जाता है। पर जबकि वो रियल लाइफ में अपने उस एक्सपीरियंस को जो उन्होंने पढ़ के ज्ञान को हासिल किया है वो किसी भी काम में नहीं ला पाते। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होता नहीं है और जो रटा रटाया ज्ञान है वही होता है, तो वो लाइफ में आके बिखर जाते हैं। ये हमारी चीज की सबसे बड़ी गलती है कि जो हमारी शिक्षा है वो किसी भी स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं दे पाती। इसीलिए हम देखते हैं कि 300 पदों पे कोई भर्ती निकली है तो उसके लिए 10 या 15 लाख जो स्टूडेंट है वो आवेदन दे रहे हैं, और जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि अगर हम जॉब लग गए तो हमें सक्सेसफुल मान लिया जाएगा, टाइम टू टाइम हमारे पास पैसा आ जाएगा और हम चाहे कुछ करें या ना करें हमारी जो जॉब है वो सिक्योर रहेगी। तो बस इन्हीं रीजंस के चलते हुए उन्हें जो करना आता है वो छोड़ के वो किसी और फील्ड में जाते हैं और वहां पे लाखों अपने फेलियर देखने के बाद वो कुछ स्टूडेंट होते हैं
वो इस चीज में सिलेक्ट हो पाते हैं। डेनमार्क और दक्षिण कोरिया ऐसे दो देश है जिनकी जनसंख्या और जीडीपी है वो इंडिया से कम है, पर फिर भी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से काफी बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो रटने की बजाय उनकी स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी, रचनात्मकता और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देती है। और यहाँ तक कि अगर आप स्टूडेंट है उनको कोई जॉब्स में इंटरेस्ट नहीं है, वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं या किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको उसी फील्ड की नॉलेज दी जाती है। इन देशों से भी हम सीख सकते हैं कि एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, एक अच्छी स्किल्स जरूरत है, एक अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए, और जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजेस हैं उनमें डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमारे जो राजनेता है वो बहुत बार कहते हैं कि जो हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। अगर इतना ही अच्छा है तो वो अपने बच्चों को बाहर की किसी कंट्री या बहुत कोई महंगी कॉलेजेस वगैरह में क्यों पढ़ाते हैं? उनके लिए ये चीज अनिवार्य कर देनी चाहिए कि जो एमएलए या विधायक अपनी सीट से या जिस जगह पे जीते हैं वहां पे जो कॉलेजेस हैं वो अपने बच्चों को उन्हीं कॉलेजेस में पढ़ाएं, तब जाके ये कोई एजुकेशन सिस्टम है ये सुधरेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।